हमारा घर, ये धरती आखिर बनी कैसे? सवाल बड़ा है ना? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, इस शानदार कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बचपन में हम सब ने ये कविता तो जरूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पर क्या कभी आसमान में देखते हुए ये ख्याल आया कि ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ये असल में हैं क्या? और इनसे हमारी धरती का क्या लेना देना है? और बस यही एक छोटा सा सवाल हमें इंसानी सोच के सबसे बड़े सवालों में से एक पर ले आता है। ये सब कुछ, ये पूरा आसमान, ये तारे और हमारा अपना घर, ये ग्रह, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो इस कॉस्मिक जासूसी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सुराग से। इसका नाम है नेबुला हाइपोथेसिस, या हिंदी में कहें तो निहारिका परिकल्पना। अब देखिए, नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये जितना भारी भरकम लगता है उतना है नहीं। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। उस वक्त ना कोई पावरफुल टेलीस्कोप थे, ना ही आज जैसी टेक्नोलॉजी। तब भी इम्मानुएल कांट जैसे महान विचारकों ने सिर्फ अपनी लॉजिक और आसमान को देखकर ये समझने की कोशिश की कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना कैसे। ये उस जमाने के हिसाब से एक कमाल की, एक क्रांतिकारी सोच थी, सच में। और जानते हैं, इस थ्योरी की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इसकी सिंप्लिसिटी। उन्होंने बस एक सीधी सी कल्पना की कि एक नौजवान धीरे धीरे घूमता हुआ सूरज रहा होगा और उसके चारों तरफ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल, और फिर इसी बादल से धीरे धीरे हमारे ग्रह बन गए। कितना एलिगेंट आइडिया था, है ना? लेकिन देखिए, साइंस की यही तो खासियत है, वो कभी एक जगह रुकता नहीं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, हमारे हाथ नए नए सबूत लगते गए। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी के बीच में, और देखते हैं कि इस पुरानी थ्योरी में एक नया ट्विस्ट कैसे आया। लगभग 150 साल गुजर गए और फिर सीन में एंट्री हुई दो नए डिटेक्टिव्स की, ओटो श्मिट और कार्ल वाइजेकर। अब इनके पास पहले से ज्यादा जानकारी थी, ब्रह्मांड की बेहतर समझ थी, तो इन्होंने उस ओरिजिनल आइडिया को एक नए नजरिए से फिर से जांचा परखा। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि यह थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई। देखिए, जो पुराना आइडिया था वो सिर्फ एक बादल की बात करता था, लेकिन इस नई रिवाइज थ्योरी ने हमें यह भी बताया कि वो बादल, जिसे अब सोलर नेबुला या सौर निहारिका कहा जाने लगा, वो असल में बना किन चीजों से था। तो पेश है हमारी कॉस्मिक रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स। सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में यही सबसे ज्यादा है, और साथ में थोड़ी सी धूल। ये कोई मामूली धूल नहीं, ये वो धूल है जो पुराने सितारों के अंदर बनी थी, और बस इसी सामान से पूरी दुनिया, सारे ग्रह बनते हैं। अच्छा, तो सामान तो पता चल गया, पर ये सब बना कैसे? ये नया मॉडल हमें वो भी बताता है। जरा इमेजिन कीजिए, धूल के लाखों करोड़ों कण हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे से चिपक रहे हैं और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। ये तब तक होता रहता है जब तक वो इतने बड़े ना हो जाएं कि उनकी अपनी ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींचकर गोल, यानी एक ग्रह में न बदल दे। इसी कमाल की प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। समझ लीजिए, एक तरह का कॉस्मिक स्नोबॉल इफेक्ट। तो इसका मतलब पृथ्वी कैसे बनी? ये पहेली सुलझ गई, केस क्लोज्ड। वेल, साइंस में ऐसा होता कहाँ है? यहां तो हर एक जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने हमारे सोलर सिस्टम की कहानी के टुकड़े जोड़े, उन्हें एक बहुत बड़ी, एक कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाई देने लगी, और एक ऐसा सवाल सामने आया जो सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं था। उन्हें यह एहसास हुआ कि धरती की कहानी तो इस विशाल कॉस्मिक जिक्सो पजल का बस एक छोटा मगर बहुत खूबसूरत टुकड़ा है, और अब उनकी नजर उस पूरी पजल पर थी। और यही बात हमें आज के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ग्रह कैसे बनते हैं, पर ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही कहां से आया? और यही वो सवाल है जो आज भी हमें रात में आसमान की तरफ देखने और सोचने पर मजबूर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रह्मांड की कहानी के बारे में, मतलब एकदम शुरुआत से। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें सीधा टाइम के शुरू होने के पल में ले जाएगा, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड शुरू कहाँ से हुआ। तो सवाल ये है कि हमारा ब्रह्मांड अपनी एकदम शुरुआती हालत में कैसा दिखता था। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को परेशान किया है, सोचने पर मजबूर किया है।
और इसका जवाब खोजने के लिए पता है हम क्या करेंगे? हम कहानी की शुरुआत आज से करेंगे, एक ऐसी खोज से जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है एक ऐसी चीज से जिसे हम आज भी अपनी दूरबीनों से देख सकते हैं, और वो ये है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बड़ा हो रहा है, फैलता जा रहा है। बात है 1920 के दशक की। एडविन हबल नाम के एक खगोल शास्त्री ने कुछ बहुत ही कमाल का देखा। उन्होंने पाया कि जो दूर की गैलेक्सीज हैं, उनसे जो रोशनी हम तक पहुंच रही है, उसमें एक तरह का खिंचाव है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये था कि वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। और मजे की बात तो ये थी कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर थी, वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही थी। बस यहीं से हमें पहली बार ये आइडिया मिला कि हमारा ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये तो हर पल, हर सेकंड फैल रहा है। अच्छा, अब इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, गुब्बारे वाली मिसाल। सोचकर देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बिना फूला हुआ गुब्बारा है और हमने उस पर पेन से कुछ डॉट्स बना दिए। अब हर डॉट को एक गैलेक्सी मान लीजिए। तो जैसे जैसे हम उस गुब्बारे में हवा भरते हैं, क्या होता है? वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं, है ना? बस हमारा ब्रह्मांड भी कुछ कुछ इसी तरह काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट, ये गुब्बारे वाली मिसाल पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। देखिए, जब गुब्बारा फूलता है तो उस पर बने डॉट्स भी खिंचकर बड़े हो जाते हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं हो रहा। मतलब हमारी आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रही हैं, बल्कि उनके बीच की जो खाली जगह है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, वो फैल रहा है। तो गैलेक्सीज के बीच की दूरी तो बढ़ रही है, पर खुद गैलेक्सीज का साइज उतना ही है। अच्छा, तो अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो इसका एक सीधा सा मतलब निकलता है ना, कि अगर हम समय में पीछे जाएं तो सब कुछ एक दूसरे के करीब आता जाएगा। तो चलिए इसी आइडिया को पकड़ते हैं और समय की घड़ी को जरा पीछे घुमाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? यही सवाल, यही लॉजिक हमें सीधे उस विचार तक ले जाता है जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। सोचिए, अगर हम टाइम के टेप को उल्टा चलाएं, रिवाइंड करें, तो ये सारी दूर भागती हुई गैलेक्सीज एक वक्त पर एक ही जगह पर आकर सिमट जाएंगी। और इसी शुरुआती अवस्था को वैज्ञानिक एक नाम देते हैं सिंगुलैरिटी, या हिंदी में कहें तो विलक्षणता। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का सारा मैटर और सारी एनर्जी एक सुई के नोक से भी लाखों गुना छोटी जगह में सिमटी हुई थी। एक ऐसा पॉइंट जिसकी डेंसिटी, जिसका तापमान, सब कुछ इन्फिनिट था, मतलब अनंत। तो फिर अगला सवाल जाहिर है, उस एक नन्हे से बिंदु से आज का ये इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? चलिए अब कहानी को ठीक उसी पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उस सिंगुलैरिटी के बाद आखिर हुआ क्या। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी। सोचिए, एक ऐसा पल जिसने स्पेस और टाइम दोनों को ही जन्म दिया। अब जरा यहाँ देखिए, उस बैंग के ठीक बाद क्या हुआ। एक सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड में एक जबरदस्त, मतलब बहुत ही तेजी से फैलाव हुआ। फिर पहले 3 मिनट के अंदर अंदर पहले एटम बनने शुरू हो गए, और फिर जो हुआ वो वाकई बड़ा दिलचस्प था। लगभग 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि स्टेबल एटम बन सकें। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि लाइट, यानी रोशनी, जो अब तक पार्टिकल्स के एक घने सूप में फंसी हुई थी, उसे पहली बार आजादी से ट्रैवल करने का मौका मिला। इसी पल को हम कहते हैं ब्रह्मांड का पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट हो जाना। लेकिन एक सवाल, क्या बिग बैंग ही अकेला आइडिया था? जवाब है नहीं। उस समय एक और थ्योरी थी जो ब्रह्मांड की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती थी, और वो थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब न कोई शुरुआत न कोई अंत। लेकिन फिर हमें बिग बैंग के इतने पक्के सबूत मिलने लगे कि इस थ्योरी को मानना मुश्किल हो गया। जैसे कि एक तो ब्रह्मांड का लगातार फैलना, जो हम देख ही रहे हैं, और सबसे बड़ा सबूत था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसे आप बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी की एक हल्की सी गूंज समझ सकते हैं, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इन सबूतों के सामने स्टेडी स्टेट थ्योरी ज्यादा टिक नहीं पाई। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे से, एक विलक्षण बिंदु से शुरू हुआ और आज भी फैलता ही जा रहा है।
पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये फैलाव, ये एक्सपेंशन हमेशा चलता रहा, तो हमारे ब्रह्मांड का अंजाम क्या होगा? इसका अंत कैसा होगा? क्या ये हमेशा हमेशा फैलता ही रहेगा या फिर कभी वापस सिकुड़कर एक और सिंगुलैरिटी बन जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक आज भी तलाश रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही प्रेरणादायक, यानी एक तारे के जन्म की कहानी। ये एक ऐसा कॉस्मिक ड्रामा है जिसे पूरा होने में आप सोचिए अरबों साल लग जाते हैं। हम सब ने कभी न कभी रात में आसमान की तरफ तो देखा ही होगा और सोचा होगा कि ये टिमटिमाती हुई रोशनियां, ये तारे आखिर आते कहाँ से हैं, है ना? तो चलिए, यही सवाल हमें आज एक कमाल की कॉस्मिक जर्नी पर लेकर चलेगा। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और एक तारे की कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड की शुरुआत से। और हाँ, ये कोई शांत या एक जैसी जगह नहीं थी जैसा हम शायद सोचते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सोचकर देखिए, शुरुआत में जो हमारा यूनिवर्स था वो एकदम स्मूथ, एकदम चिकना नहीं था, बल्कि वो एक कह सकते हैं एक ढेलेदार सूप जैसा था। मतलब मैटर और एनर्जी हर जगह बराबर नहीं बटे हुए थे, कहीं पर थोड़ा ज्यादा तो कहीं पर थोड़ा कम। और बस डेंसिटी में यही जो छोटे छोटे फर्क थे ना, वहीं से ग्रेविटी का खेल शुरू हो गया। सीधी सी बात है, जहां मैटर ज्यादा वहां ग्रेविटी भी ज्यादा, और उस ज्यादा ग्रेविटी ने अपने आसपास के और मैटर को खींचना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक कॉस्मिक डोमिनो इफेक्ट की तरह। एक गिरा और फिर सबके सब चल पड़े। तो जैसे जैसे ये मैटर एक जगह इकट्ठा होता गया, पहले बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनने लगे, और हम इन्हें जानते हैं सितारों के शहरों के नाम से, यानी गैलेक्सीज। तो गैलेक्सी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये बस अरबों खरबों तारों का एक बहुत बड़ा झुंड है। ये सारे तारे ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधे हुए हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जब हम इन शहरों के साइज की बात करते हैं ना, तो दिमाग घूम जाता है। एक अकेली गैलेक्सी सिर्फ 80,000 से लेकर 1.5 लाख लाइट ईयर्स तक चौड़ी हो सकती है। ये इतनी बड़ी दूरी है कि इसे इमेजिन करना भी, सच कहूं तो, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जरा एक गैलेक्सी के अंदर जूम इन करते हैं। जैसे किसी भी शहर में अलग अलग मोहल्ले होते हैं, वैसे ही गैलेक्सी में भी खास जगहें होती हैं। और सितारों के लिए जहां वो पैदा होते हैं, उस जगह को कहते हैं स्टेलर नर्सरी। इस स्टेलर नर्सरी का साइंटिफिक नाम है नेब्यूला। ये असल में हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बहुत ही बड़ा बादल होता है, और यहीं पर, इसी बादल के अंदर सारा मैजिक होता है। यहीं पर तारे बनने की पूरी तैयारी चलती है। और पता है, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती यूनिवर्स में था, इस नेबुला के अंदर भी सब कुछ एक जैसा नहीं होता। ग्रेविटी यहां भी अपना काम शुरू कर देती है और गैस के छोटे छोटे गुच्छे या क्लम्प्स बनाने लगती है। और ये क्लम्प्स धीरे धीरे और बड़े और घने होते चले जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी स्टेप्स जहां ये गैस के गुच्छे अपना सफर पूरा करके एक असली तारा बनते हैं। तो देखिए, प्रोसेस शुरू होता है एक विशाल बादल से। ग्रेविटी गैस के गुच्छे बनाती है। ये गुच्छे बड़े और घने होते जाते हैं जब तक कि उनके सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर अपनी हद पार न कर जाए। और फिर बूम, इग्निशन, एक नए सितारे का जन्म होता है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। हमारा अपना सूरज, हाँ, वो भी इसी प्रोसेस से बना था। माना जाता है कि उसके जैसे तारों का बनना लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ था। सोचिए कितनी पुरानी और कितनी पावरफुल प्रक्रिया है ये। अच्छा, हमने कई बार लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष शब्द का इस्तेमाल किया, तो जाहिर है इन विशाल दूरियों को समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि हम इन्हें मापते कैसे हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है, तो इसे क्लियर करना जरूरी है। लाइट ईयर, जैसा कि नाम से लगता है, ये टाइम का नहीं बल्कि दूरी यानी डिस्टेंस का मेजरमेंट है। ये वो दूरी है जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करती है। और लाइट की स्पीड कमाल की है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। सोचिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, सूरज से रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8.25 मिनट लगते हैं।
अब जरा इसकी तुलना एक लाइट ईयर से कीजिए, जो लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। इसी स्केल पर हम गैलेक्सीज को नापते हैं, हजारों लाखों लाइट ईयर्स में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम रात के आसमान में किसी तारे को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ एक चमकता हुआ डॉट नहीं देख रहे होते। हम असल में एक ऐसी कहानी का आज देख रहे होते हैं जिसकी शुरुआत अरबों साल पहले यूनिवर्स के जन्म के साथ हुई थी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर सिर्फ धूल और गैस से एक तारे तक का सफर इतना शानदार हो सकता है, तो फिर उन अरबों खरबों गैलेक्सीज में और कितने राज और कितनी कहानियां छुपी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। कभी सोचा है कि हमारा ये ग्रह और जो अरबों खरबों ग्रह अंतरिक्ष में है, वो आखिर बने कैसे? ये कहानी है एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन की, जो शुरू होती है मामूली गैस के बादलों से और खत्म होती है जीती जागती दुनिया पर। चलिए इस कमाल के सफर को शुरू से समझते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, आखिर एक दुनिया बनती कैसे है? आइए इस पूरी रोमांचक प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये ब्रह्मांड अपनी रचना करता कैसे है। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और ग्रहों की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही विशाल धूल और गैस से भरे बेतरतीब बादल से। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक नर्सरी समझ सकते हैं, जहां नए सितारे और ग्रह जन्म लेते हैं। इस नर्सरी को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं नेब्यूला, मतलब गैस और धूल का एक बहुत ही बड़ा बादल। अब होता क्या है कि इसी बादल के अंदर गैस और धूल के कुछ हिस्से करीब आकर छोटे छोटे गुच्छे बना लेते हैं और यही गुच्छे आगे चलकर सितारों की पहली चिंगारी बनते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास गैस का एक विशाल बिखरा हुआ बादल है, पर यहीं पर एंट्री होती है कुदरत की सबसे ताकतवर फोर्स की, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की, और ये इस पूरी उथल पुथल को एक शक्ल देना शुरू कर देती है। यहाँ असली हीरो तो ग्रेविटी ही है। वो गैस और धूल के हर कण को एक दूसरे की तरफ खींचती है, जिससे बीच में एक बहुत ही घना और गर्म कोर बन जाता है। और जैसे ये कोर बनता है ना, बाकी का सारा मटेरियल एक घूमती हुई डिस्क की तरह उसके चारों तरफ नाचने लगता है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। उस घने कोर के चारों ओर बची हुई गैस और धूल एक बहुत बड़ी घूमती हुई थाली का आकार ले लेती है। बिल्कुल यही वो स्टेज है जहां भविष्य के ग्रह अपना पहला कदम रखते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये घूमती हुई डिस्क तो है। अब कंस्ट्रक्शन का अगला फेज शुरू होता है। इस डिस्क में जो धूल के छोटे छोटे कण हैं ना, वो अब आपस में जुड़ना शुरू करते हैं और ग्रहों के शुरुआती बीज बनाते हैं। इस प्रोसेस में होता ये है कि डिस्क के अंदर का जो मटेरियल है वो कंडेंस होने लगता है। मतलब गैस और धूल के बहुत ही बारीक कण एक दूसरे से मिलकर पहले ठोस पिंड बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हवा की नमी जमकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बना देती है। यहाँ ये शब्द संजंजन या कोहेजन बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि छोटे छोटे कण आपस में चिपक कर बड़ी चीजें बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीली रेत के दाने मिलकर एक गोला बना लेते हैं। इसी प्रोसेस से बनते हैं प्लैनेटेसिमन। तो आखिर ये प्लैनेटेसिमल्स हैं क्या? आसान भाषा में इन्हें ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझिए। ये लाखों करोड़ों छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं और ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़कर और बड़े होते जाते हैं। और अब आता है फाइनल और सबसे मजेदार स्टेज, जहां ये सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक बड़े विशाल ग्रह को जन्म देते हैं। तो अब फाइनल स्टेज में पूरा कॉस्मिक स्टेज सेट है। हमारे पास लाखों करोड़ों प्लैनेटेसिमल्स हैं जो उस नए नए बने तारे के चारों ओर एक बड़े से छल्ले की तरह घूम रहे हैं। सोचकर देखिए, उस डिस्क में अनगिनत छोटे छोटे पिंड तैर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और अपनी ग्रेविटी से एक दूसरे को अपनी ओर खींच भी रहे हैं। और फिर धीरे धीरे ये सभी छोटे पिंड एक साथ जुड़कर कुछ बड़े पिंड बनाते हैं। ये एक तरह की कॉस्मिक क्लीनिंग है, जहां सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर कुछ विशाल बना देते हैं। और लाखों सालों तक चले इस कॉस्मिक डांस, टकराव और कंस्ट्रक्शन का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? ग्रह, वो कमाल की दुनियाएं जिन्हें आज हम आसमान में देखते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को रिवाइंड करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक नेब्यूला से, फिर ग्रेविटी ने एक कोर और डिस्क बनाई, उस डिस्क में बने प्लैनेटेसिमल्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, और आखिर में उन सभी के जुड़ने से बन गए ग्रह। तो एक बात सोचने वाली है, अगर ग्रहों के बनने का तरीका यही है
और ये प्रोसेस पूरे ब्रह्मांड में लगातार चल रहा है। तो जरा सोचिए कि इसी पल कहीं दूर किसी नेबुला में कौन सी नई दुनिया शक्ल ले रही होगी। कभी सोचा है कि हमारा ये जो नीला ग्रह है, पानी और जिंदगी से लबालब, वो कभी आग का एक दहकता हुआ गोला था? आज हम इसी कमाल की कहानी को जानने वाले हैं, कैसे अरबों सालों में पृथ्वी आग से जिंदगी तक पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल का सफर। तो देखिए, शुरुआत में अपनी पृथ्वी आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, एक बंजर, चट्टानों से भरी और बेहद गर्म दुनिया। और आज हम इसे देखते हैं एक ऐसे खूबसूरत ग्रह के तौर पर जो पानी से भरा है, जिंदगी से भरा है। मतलब ये जो बदलाव है ना, ये किसी चमत्कार से कम तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ये सब हुआ कैसे? वो कौन सी चीजें थीं, कौन सी प्रक्रियाएं थीं जिन्होंने एक धधकते हुए गोले को हमारे इस खूबसूरत घर में बदल दिया? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बंटवारे से, एक महान पृथक्करण से, जिसने हमारे ग्रह की नींव रखी। समझिए, यही वो प्रक्रिया थी जिसने पृथ्वी को अंदर से लेकर बाहर तक का आकार दिया। आज से करीब करीब 4.5 अरब साल पहले की बात है। हमारी पृथ्वी पिघली हुई चट्टानों का बस एक विशाल समंदर थी। सब कुछ तरल था, अस्थिर था और बहुत ही ज्यादा गर्म। और इसी पिघली हुई हालत में ना, एक बहुत ही जरूरी चीज हुई। इसे वैज्ञानिक विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। बस ये समझिए कि भारी चीजें नीचे बैठ गईं और जो हल्की थीं वो ऊपर आ गईं। ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है। तो बस कल्पना कीजिए, उस पिघली हुई चट्टानों के विशाल महासागर में जो भारी लोहा था, वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र की तरफ डूबता गया, और जो हल्की सिलिकेट चट्टानें थीं वो सतह पर तैरने लगीं। फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ये परतें जम गई और हमारे ग्रह की जो आज की बनावट है वो हमेशा के लिए तय हो गई। और बस इसी प्रक्रिया ने हमारी पृथ्वी को उसकी जानी पहचानी 3 परतों वाली बनावट दी: क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन इसका एक और बहुत ही जरूरी नतीजा निकला। लोहे का ये जो घूमता हुआ कोर बनाना, इसने एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म दिया। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो आज भी हमें सूरज की खतरनाक सौर हवाओं से बचाती है। यकीन मानिए, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन शायद कभी पनप ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब ग्रह की अंदरूनी बनावट तो बन गई। अब अगला बड़ा पड़ाव था हमारे वायुमंडल का बनना। पर क्या ये पता है कि पृथ्वी का एक पहला वायुमंडल भी हुआ करता था? हाँ, लेकिन वो बेचारा ज्यादा देर टिक नहीं पाया। ये जो शुरुआती वायुमंडल था ना, वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, यानी वही गैसें जिनसे हमारा सूरज बना है। लेकिन उस वक्त हमारा सूरज बहुत छोटा था और उससे निकलने वाली सौर हवाएं बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने इस पहली पतली सी परत को पूरी तरह से उड़ा दिया। और ऐसा सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं हुआ, मंगल और शुक्र जैसे हमारे पड़ोसी चट्टानी ग्रहों का भी यही हश्र हुआ। तो फिर सवाल ये है कि हमारा आज का वायुमंडल कहाँ से आया? जवाब आपको हैरान कर देगा। ये आया पृथ्वी के भीतर से ही। है ना कमाल की बात? ये हुआ एक प्रक्रिया के जरिए जिसे कहते हैं गैस उत्सर्जन या डी-गैसिंग। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी अंदर से गर्म होती गई, अनगिनत ज्वालामुखियों ने अंदर फंसी हुई गैसों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम सोडा की बोतल खोलते हैं और गैस एकदम से बाहर निकलती है। तो इस नए वायुमंडल में क्या था? इसमें जलवाष्प यानी पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की भरमार थी। लेकिन एक चीज थी जो लगभग गायब थी, और वो थी ऑक्सीजन। ये हवा आज की हवा से बहुत बहुत अलग थी। इसमें सांस लेना किसी के लिए भी नामुमकिन होता। अच्छा, तो उस सारे जल वाष्प का क्या हुआ जो वायुमंडल में भरा हुआ था? खैर, उसी ने हमारे ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, हुआ ये कि जैसे जैसे हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा होने लगा, वायुमंडल में जो पानी की भाप मौजूद थी वो संघनित होने लगी, यानी तरल पानी की बूंदें बनने लगी। और ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। और फिर जो बारिश शुरू हुई वो कोई आम बारिश नहीं थी। सोचिए, लाखों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। ये सारा पानी पृथ्वी की सतह पर बने बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा होता गया, और इस तरह हमारे पहले महासागरों का जन्म हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 4 अरब साल।
हमारे महासागर लगभग 4 अरब साल पुराने हैं। मतलब पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद ये बन गए थे और इन्होंने ही जिंदगी के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया था। तो अब तक क्या हुआ? ग्रह ठंडा हो चुका था, उसमें विशाल महासागर थे और एक घना वायुमंडल भी था। अब मंच पूरी तरह से तैयार था, आखिरी और सबसे बड़े क्रांतिकारी के लिए, यानी जीवन। अब इस टाइमलाइन पर जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है इन घटनाओं के बीच का लंबा फासला। देखिए, महासागर बने और फिर एक बहुत लंबा इंतजार। जीवन को शुरू होने में ही 20 करोड़ साल लग गए। और फिर एक और लंबा, बहुत ही लंबा इंतजार। प्रकाश संश्लेषण को विकसित होने में 1 अरब साल से भी ज्यादा का वक्त लगा और हमारे वायुमंडल को बदलने में लगभग 2 अरब साल। इससे एक बात तो साफ है, प्रकृति बहुत धीरे धीरे लेकिन बड़े इत्मीनान और मजबूती से काम करती है। शुरुआती जिंदगी बहुत छोटी थी, सूक्ष्म थी और वो महासागरों में ही रहती थी। इन छोटे छोटे जीवों ने एक कमाल की प्रक्रिया विकसित की जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इससे वो सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदल सकते थे और इस पूरी प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। अब अरबों सालों तक ये जो सारी ऑक्सीजन बन रही थी उसे महासागर सोखते जा रहे थे। वहां ये लोहे के साथ मिलकर समुद्र के तल पर जम जाती थी। लेकिन आखिरकार एक ऐसा वक्त आया जब महासागर और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं सोख सकते थे। वो पूरी तरह सैचुरेट हो गए। एक टिपिंग पॉइंट आ चुका था और ये हुआ लगभग 2 अरब साल पहले। पृथ्वी के इतिहास का शायद सबसे बड़ा प्रदूषण संकट, एक ऐसी घटना जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महासागरों से जो फालतू ऑक्सीजन थी वो अब वायुमंडल में फैलने लगी। उस समय के ज्यादातर जीवन के लिए तो ये एक जहरीली गैस थी और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जीव विलुप्त हो गए। लेकिन इसी घटना ने जिंदगी के नए और ज्यादा जटिल रूपों के लिए रास्ता भी खोला। वो जीव जो ऑक्सीजन पर निर्भर थे, और हां, इनमें हम भी शामिल हैं। तो ये थी हमारी पृथ्वी की कहानी, आग से जीवन तक की। विभेदन, गैस उत्सर्जन और आखिर में जीवन के इस अद्भुत शक्ति ने एक बंजर चट्टान को हमारे इस धड़कते हुए जीवंत घर में बदल दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अरबों सालों के इस लंबे सफर के बाद हमारे इस ग्रह का अगला अध्याय क्या होगा और उस अध्याय में हमारी भूमिका क्या होगी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसने हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर किया है। आखिर जिंदगी शुरू कैसे हुई? तो चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी। यही तो वो बड़ा सवाल है ना? जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर वहां पहली धड़कन, पहली सांस आई कहां से? चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं अरबों साल पीछे। उस वक्त की जो पृथ्वी थी वो आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो एक कह सकते हैं बंजर, चट्टानी और एकदम बेजान जगह थी। और यही बात इस पहेली को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के पहले पड़ाव में आइए देखते हैं कि जिंदगी के शुरू होने से पहले ये दुनिया थी कैसी। देखिए, शुरू में पृथ्वी पर हालात बहुत ही खराब थे। मतलब वायुमंडल जहरीला, हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, आसमान से उल्कापिंडों की बारिश हो रही है। ऐसे माहौल में जिंदगी का पनपना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो सवाल उठता है कि इतनी मुश्किल जगह पे जिंदगी की वो चिंगारी जली तो जली कैसे? मॉडर्न साइंस हमें इसका जवाब एक केमिकल प्रोसेस में देता है। तो साइंटिस्ट्स का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि एक तरह का केमिकल रिएक्शन था। और हमारी इस जासूसी कहानी का मेन सस्पेक्ट आप कह सकते हैं यही है, एक ऐसा रिएक्शन जो बेजान चीजों से जानदार चीजें बना सकता था। तो ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन आखिर काम कैसे करता है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप जिंदगी की एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। स्टेप 1, सही माहौल में, जैसे गहरे समंदर में किसी ज्वालामुखी के पास या शायद आसमान से गिरे किसी उल्कापिंड के जरिए कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, समझ लीजिए। स्टेप 2, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, ये जो झुंड बनता है वो अपनी ही नकल बनाना सीख जाता है, यानी रेप्लिकेट करना। और बस यही वो पल है जब बेजान मैटर में जान आ जाती है। अच्छा, थ्योरी तो बड़ी जबरदस्त है, पर इसका कोई सबूत भी है? बिल्कुल है। और यहीं से हमारी जासूसी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, जो हमें चट्टानों में दबे सुलागों तक ले जाएगा।
और ये सुराग क्या हैं? ये हैं फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। फॉसिल्स असल में पत्थर में बदल चुके जिंदगी के सबूत हैं, और यही हमें पृथ्वी के पास्ट की कहानी सुनाते हैं और जिंदगी की टाइमलाइन समझने में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, साइंटिस्ट को चट्टानों में बहुत ही छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिले हैं, और कमाल की बात यह है कि ये आज के ब्लू ग्रीन एल्गी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये एक बहुत ही कह सकते हैं पक्का सबूत है जो हमारी केमिकल थियरी को सपोर्ट करता है। और सुनिए, ये फॉसिल्स कोई हाल फिलहाल के नहीं हैं। ये उन चट्टानों में मिले हैं जो 3 अरब, जी हाँ, 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जिंदगी की कहानी कितनी ज्यादा पुरानी है। 3 अरब 80 करोड़ साल, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है ना। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इतने ही साल पहले हमारी धरती पर जिंदगी ने इवॉल्व होना शुरू किया था। तो आइए इस पूरी टाइमलाइन को एक नज़र में देखते हैं। लगभग 3800 मिलियन साल पहले माना जाता है कि जिंदगी का सफर शुरू हुआ। इसके पहले पक्के सबूत हमें मिलते हैं करीब 3000 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स के तौर पर। और बस वहां से लेकर आज तक का सफर तो हम सब देख ही रहे हैं, एक ऐसा ग्रह जो जिंदगी से गुलजार है। तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का फैसला क्या है? देखिए, सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि जिंदगी एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस का नतीजा है, और इस कहानी को सच साबित करते हैं वो पुराने फॉसिल्स जो अरबों सालों से चट्टानों में दबे हमारे मिलने का इंतजार कर रहे थे। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर जिंदगी बस सही केमिकल्स और सही हालात का खेल है, तो क्या इस इतने बड़े विशाल यूनिवर्स में कहीं और भी जिंदगी नहीं होगी? क्या हम वाकई अकेले हैं? सोचिएगा जरूर।